नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ ज्योतिबा फूले की जीवनी पढ़ रहे थे, जिसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने मौलिक विचार, मौलिक का अर्थ होता है नवीन, नवीन विचार, गुलामगिरी, सत्कर्यांचा आसूड़ जिसमें किसानों का प्रतिशोध है, सार्वजनिक सत्य व धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे, अर्थात वे भविष्य के बारे में सोचते थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। देखिए, यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने एक आदर्श परिवार की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिस परिवार में सभी लोग अलग अलग धर्म के हो और आपस में प्रेम पूर्वक रहते हो, वही एक आदर्श परिवार कहलाता है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फूले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है, तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। यहाँ ज्योतिबा फूले ने गरीबों और दलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि जब गरीब और दलित भी सरकार को टैक्स देता है, तो अंग्रेज सरकार ने जितने भी विद्यालय खोले हैं, वे अमीर बच्चों के लिए ही खोले हैं, गरीब और दलितों के लिए नहीं। तो वे टैक्स देकर ऐसी शिक्षा को क्यों बढ़ावा देंगे। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों, संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य, समीक्षकों का अर्थ होता है समीक्षा करने वाला, ने महात्मा फूले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। देखिए, लेखिका इस बात से सहमत होकर कहती है कि सभ्य समाज के उच्च वर्ग के लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी, उसमें उन्होंने ज्योतिबा फूले का कहीं जिक्र नहीं किया। अन्य समाज सुधारकों का जिक्र किया है, किंतु ज्योतिबा जो कि एक समाज सुधारक थे, किंतु उनका कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि वे ज्योतिबा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे। ज्योतिबा फूले समाज में वर्ग और वर्ण व्यवस्था को मिटाना चाहते थे, और ये उच्च वर्ग के लोग ज्योतिबा फूले से चिढ़े हुए थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी किताबों में इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। 1883 में ज्योतिबा फूले अपने बहुचर्चित ग्रंथ श्वेत कर्यांचा आसूड़ के उपोद्घात, उपोद्घात का अर्थ होता है प्रस्तावना, में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक विद्या ने किए। यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने अपने ग्रंथ में सबसे शुरू में प्रस्तावना में लिखा, विद्या बिना मति गई, यानी कि शूद्रों को जब पढ़ने के अवसर नहीं मिले, तो उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। मति बिना नीति गई, और बुद्धि के विकास के बिना उनकी नीति का भी विकास नहीं हो पाया। नीति का अर्थ होता है कि अपनी योजना के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना। नीति बिना गति गई, और जब नीति का विकास नहीं हुआ, अर्थात नीति के बिना वे विकास की ओर नहीं बढ़ पाए। गति बिना वित्त गया, और जब विकास की ओर नहीं बढ़ पाए, तो उनके पास धन नहीं आ पाया। वित्त बिना शूद्र गए, और वित्त के बिना शूद्र जो है निम्न वर्ग के ही रह गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। तो इस प्रकार विद्या के बिना शूद्रों के जीवन में इतने नुकसान हुए हैं कि उनकी जिंदगी निरर्थक हो गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले ले, तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। देखिए, ज्योतिबा फूले ने केवल दलितों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उस समय पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष नहीं चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े लिखे, क्योंकि वे पढ़ लिख गई तो अपने अधिकारों के बारे में जान जाएगी और पुरुषों के जैसी स्वतंत्रता चाहेगी। इसीलिए स्त्रियां चाहे उच्च घराने की हो या सामान्य परिवार की, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को घर में दबाकर रखा जाता था।
परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी उनसे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता था। इसीलिए ज्योतिबा फूले ने कहा, पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह तो पक्षपात है और स्त्रियों के साथ अन्याय है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक, मंगलाष्टक का अर्थ होता है विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र, को तैयार किया। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किया। यहाँ लेखिका कहती है कि ज्योतिबा फुले ने जब यह अनुभव किया कि प्रचलित विवाह विधि में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए विवाह विधि में परिवर्तन किया। उस समय की विवाह विधि में ऐसे मंत्र थे जो पुरुष प्रधान संस्कृति का समर्थन करते थे और स्त्री को गुलाम सिद्ध करते थे। इसीलिए उन्होंने स्त्री को समान अधिकार दिलाने के लिए नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने विवाह विधि में से ब्राह्मणों का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने विवाह विधि में से उन मंत्रों को भी हटा दिया जो पुरुषों को प्रधानता देते थे और उन्होंने ऐसे मंत्रों को तैयार किया जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। 1888 में जब ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, मठाधीश का अर्थ होता है आचार्य या मठ का महंत बन जाता है, तब वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसीलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने से अलग न करें। देखिए, लेखिका ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई पदवी मिल जाती है, तो वह मान सम्मान और प्रतिष्ठा के चलते वह आम व्यक्तियों के दुख दर्द को दूर नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर ज्योतिबा फूले ने कहा कि तुम मुझे महात्मा की उपाधि देकर अपने से दूर मत करो, मैं तुम्हारे बीच में रहकर समाज सेवा का कार्य करना चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते। यानी कि ज्योतिबा फुले लोगों से जो कुछ करने के लिए कहते थे, उसे सबसे पहले वे अपने आचरण और व्यवहार में अपनाते थे और फिर लोगों को करने के लिए कहते थे। इस दिशा में अग्रसर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। यानी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। उस समय समाज में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, किंतु ज्योतिबा फूले स्त्रियों को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। पुरुष यदि शिक्षा प्राप्त कर सकते तो स्त्री क्यों नहीं। स्त्रियों को पुरुष के बराबर समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, इसलिए स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। तो इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले अपने घर से करी, अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करके। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्री बाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। ग्राह्य शक्ति का अर्थ होता है ग्रहण करने की शक्ति भी तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री सीखल गांव के हाट में गई। हाट का अर्थ होता है मेला। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मिशनरी स्त्रियां, मिशनरी का अर्थ होता है ईसाई, ईसाई स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाट साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। लाट साहब का अर्थ होता है अंग्रेज अधिकारी ने, अंग्रेज व्यक्ति था, उसने उससे कहा कि इस तरह से घूमते घूमते खाना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाट साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम, यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। कूड़े का अर्थ होता है कचरे में फेंक दिया।
देखिए, इस बात से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के लिए पढ़ना वर्जित था। ईसाइयों से ऐसी चीजें लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छुपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फूले से विवाह होने पर वह अपने सामान के साथ उस पुस्तक को सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी।